दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका के अंग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कोशिका के दो अंगों के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली के बारे में। आज हम कोशिका के तीसरे अंग के बारे में जानेंगे। ये कोशिका थी हमारी और इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया शक्तिगृह होता है कोशिका का, जो शक्ति का निर्माण करता है। अब बात करते हैं कोशिका के तीसरे अंग के बारे में। कोशिका का तीसरा अंग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह अगर कोई घर बनाता है तो उसमें पिलर डालता है। पिलर इसलिए डालता है क्योंकि अगर भूकंप वगैरह आए तो वो जल्दी घर गिरे नहीं, इसीलिए इसमें भी कोशिका में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिलर का काम करता है। ये कोशिका को पचकने नहीं देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में अंतःप्रद्रत्य जालिका कहते हैं। हिंदी में अंतःप्रद्रत्य जालिका कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक दो भागों में बटा होता है। ये मान लीजिए हमारी कोशिका, ये एंडोप्लाज्मिक ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है स्मूथ, चिकना होता है, दूसरा में बिंदु के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम ये खुरदरा भाग को हम रफ कहते हैं, इंग्लिश में रफ कहते हैं, तथा चिकना भाग को स्मूथ कहते हैं। ये राइबोसोम का निर्माण करता है। जॉर्ज पैलाडे ने सर्वप्रथम राइबोसोम को देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये मान लीजिए ये राइबोसोम है, इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन निर्माण करना, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम के अंदर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन निर्माण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य बता दिए थे हमने। ये आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। राइबोसोम दो प्रकार के होती है। राइबोसोम दो भागों में बटा होता है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S और 80S। S मतलब स्वेडनबर्ग, S मतलब स्वेडनबर्ग। 70S राइबोसोम के बारे में बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक कोशिका। अब आप पूछिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो हम बता दें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है वो यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में स्तनधारी जीव आते हैं। स्तनधारी जीव जैसे मानव, पक्षी, ये स्तनधारी जीव। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करें तो ये बैक्टीरिया और वायरस, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। कभी आप रनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ पे होती है? पैर में। तो कहाँ ऐसा थोड़ी ना होता है कि कभी दौड़ते हैं तो हाथ दर्द नहीं करता है, सिर्फ पैर दर्द कर रहा है, सिर्फ पैर ही जवाब दे रहा है कि अब नहीं दौड़ पाएंगे, पूरा शरीर बोल रहा है कि अभी भी हम दौड़ने के लिए तैयार हैं। तो कोई तो होता होगा जो कि ऊर्जा का परिवहन करता होगा ऊपर पूरे शरीर का, तो उसका नाम है गल्जी बॉडी। इसका मुख्य कार्य होता है सिर्फ प्रोटीन और ऊर्जा का परिवहन करना। प्रोटीन तथा ऊर्जा का परिवहन करना। हमारे शरीर में 65 से 70% पानी पाया जाता है। अब बोलिए कैसे पानी पाया जाता है, तो उसके बारे में बता दें। कोशिका में एक वैक्यूल्स पाया जाता है, रसधानी, जो जल का संग्रह का कार्य करता है। अगर आप किसी दिन पानी नहीं पिए एक दिन तक तो वो मेंटेनेंस कौन करेगा? वो वैक्यूल्स मेंटेनेंस करता है। वैक्यूल्स, इसको हिंदी में रसधानी कहते हैं। ये जल संग्रह का कार्य करता है। जल संग्रह ये पादप कोशिकाओं में बड़ी पाई जाती है तथा मानव कोशिकाओं में छोटी पाई जाती है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के और से अंगों के बारे में। तब तक के लिए बाय।